दोस्तों, इग्नू सॉल्व्ड असाइनमेंट सीरीज़ के एक नए वीडियो के साथ डिस्टेंस लर्निंग स्टूडेंट्स के इस चैनल पर आपका स्वागत है, जिसका नाम है बी प्रिपेयर्ड। सबसे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको इग्नू और एनआईओएस से रिलेटेड फर्दर इम्पॉर्टेंट मटेरियल भी आसानी से मिलते रहें। दोस्तों, हमारे चैनल पर मिलते हैं आपको सॉल्व्ड असाइनमेंट, जिन्हें आप रिटन और ओरल देख और सुन पाते हैं। वीडियो की प्लेबैक स्पीड 0.5 पर सेट करके आप एक ही बार में डिक्टेशन यानी नरेशन के साथ अपना पूरा असाइनमेंट लिख सकते हैं। ब्लू एंड ब्लैक पेन और ब्लैंक पेपर्स के साथ आप वीडियो प्ले कीजिए और असाइनमेंट शुरू कीजिए। आज की हमारी वीडियो है इग्नू के प्रोग्राम बीए जनरल के कोर्स हिंदी भाषा और संप्रेषण के सॉल्व्ड असाइनमेंट की, जिसका कोड है BHDAE। दोस्तों, असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर आपके पास होगा ही, और अगर आपके पास असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर नहीं है तो आप इसे इग्नू की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, या आप अपनी मोबाइल की स्क्रीन से भी क्वेश्चंस को देख सकते हैं। क्वेश्चन पेपर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, खंड का, खंड खा और खंड गा। सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं और प्रश्नों के अंक तथा शब्दों की संख्या क्वेश्चन पेपर में दी गई है। खंड का में 2 प्रश्न हैं, दोनों ही प्रश्नों के उत्तर 800 शब्दों में देने हैं और दोनों ही प्रश्नों के विकल्प भी मौजूद हैं। तो हम पहले प्रश्न का पहला विकल्प लेते हैं। प्रश्न 1, हिंदी भाषा के विकास का वर्णन कीजिए। उत्तर: संसार में बोली जाने वाली भाषाओं की निश्चित संख्या बता पाना संभव नहीं है, फिर भी ये अनुमान है कि विश्व में लगभग 7000 भाषाएं बोली जाती हैं। ध्वनि, व्याकरण तथा शब्द समूह के आधार पर भौगोलिक दृष्टि से इन भाषाओं का वर्गीकरण पारिवारिक संबंधों के अनुसार किया गया है। इस वर्गीकरण में भारोपीय भाषा भारतीय बोलने वालों की संख्या, क्षेत्रफल और साहित्यिकता की दृष्टि से सबसे बड़ा परिवार है और ये भारत से यूरोप तक फैला हुआ है। भारोपीय परिवार की 10 शाखाएं मानी गई हैं, जिनमें एक है भारत ईरानी शाखा। भारत ईरानी शाखा की भारतीय, आर्य भाषा, ईरानी और दर्दी उपशाखाएं हैं। भारतीय आर्य भाषाओं को काल की दृष्टि से 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं 1500 ईसा पूर्व तक, संस्कृत आदि। मध्य भारतीय आर्य भाषाएं 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि। और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं 1000 ईस्वी से आज तक। हिंदी, बंगाली, मराठी आदि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में हिंदी भी एक मुख्य भाषा है। इसके विकास के इतिहास को भी 3 मुख्य कालों में बांटा जा सकता है। आदिकाल 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक। इस काल में अपभ्रंश तथा प्राकृत का प्रभाव हिंदी पर था और उस समय हिंदी का स्वरूप निश्चित रूप से स्पष्ट नहीं हो पाया था। इस काल में मुख्य रूप से हिंदी की वही ध्वनियाँ अर्थात स्वर एवं व्यंजन मिलते हैं जो अपभ्रंश में प्रयुक्त होती थी। कुछ ध्वनियों का अलग से आगम हुआ है, जैसे अपभ्रंश में ड़ और अड़ व्यंजन नहीं थे, किंतु आदिकालीन हिंदी में ये ध्वनियाँ मिलती हैं। इसके अतिरिक्त च, छ, ज, झ ध्वनियाँ संस्कृत के अपभ्रंश तक स्पर्श ध्वनियाँ थीं, किंतु हिंदी में आकर ये ध्वनियाँ स्पर्श ध्वनि भी हो गईं। हालांकि कुछ विद्वान इन्हें स्पर्श ध्वनियाँ मानते हैं। संस्कृत और अरबी फारसी के शब्दों के आ जाने के कारण कुछ नए व्यंजन आ गए जो अपभ्रंश में नहीं थे। अपभ्रंश संयोगात्मकता से वियोगात्मकता की ओर मुड़ने लगी थी, जिसे हिंदी ने अपनाना आरंभ कर दिया। सहायक क्रियाओं और परसर्गों का प्रयोग अधिक होने लगा, जिसमें हिंदी का वियोगात्मक रूप और अधिक उभरने लगा। इसके अतिरिक्त वाक्य रचना में शब्द क्रम धीरे धीरे निश्चित होने लगा और आदिकालीन हिंदी में नपुंसक लिंग और प्राय समाप्त हो गया, जो अपभ्रंश तक विद्यमान था। इसमें संस्कृत की तत्सम शब्दावली की वृद्धि हुई और मुसलमानों के आगमन से अरबी, फारसी तथा तुर्की शब्द भी आने लगे। मध्यकाल 1500 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक। इस काल में अपभ्रंश का प्रभाव पूर्णतया समाप्त हो गया था और हिंदी की सभी बोलियां, विशेषकर ब्रज, अवधी और खड़ी बोली स्वतंत्र रूप से में प्रयुक्त होने लगी थी। इसमें शब्दांत में मूल व्यंजन के बाद अ का लोप होने लगा, जैसे राम का उच्चारण राम हो गया। न केवल
यदि दीर्घ स्वर से संयुक्त व्यंजन के पहले अक्षर में भी आ का लोप होने लगा, जैसे जनता, जनता। अरबी फारसी के प्रभाव से उच्च वर्ग की हिंदी में क, ख, ग, ज, फ 5 नए व्यंजनों का आगम हुआ। इस काल में भाषा आदिकालीन हिंदी की अपेक्षा अधिक वियोगात्मक हो गई। सहायक क्रियाओं और परसर्गों का प्रयोग और भी बढ़ गया। भक्ति आंदोलन के अत्यधिक प्रभाव के कारण तत्सम शब्दों की अत्यधिक वृद्धि भी हुई। इसके साथ साथ अरबी फारसी आदि आगत शब्दों की संख्या भी काफ़ी बढ़ी। न केवल यही, यूरोप से संपर्क हो जाने के कारण पुर्तगाली, स्पेनी, फ्रांसीसी और अंग्रेजी के भी कमीज, तौलिया, पिस्तौल, नीग्रो, कूपन, कारतूस, कोट, स्वेटर, माचिस, सिगरेट आदि कई शब्द आ गए। इसी काल में दक्खनी हिंदी का भी विकास हुआ, जो है दराबाद, दक्षिण, गोलकुंडा, बीदर, गुलबर्गा आदि में प्रचलित हुई। आधुनिक काल 1800 ईस्वी से अब तक साहित्य के क्षेत्र में खड़ी बोली का व्यापक प्रचार होने के कारण हिंदी की अन्य बोलियां लगभग दब गईं। ये बात अलग है कि अपने अपने प्रदेशों में इनका प्रयोग अब भी जारी है, लेकिन उन पर भी खड़ी बोली का प्रभाव है। इसके अतिरिक्त अंग्रेजी के प्रभाव के कारण अरबी फारसी की क, ख और ग ध्वनियों का प्रयोग बहुत कम हो गया है, लेकिन जा एवं फा का प्रयोग और अधिक बढ़ गया है। अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार से शिक्षित वर्गों में अ ध्वनि का आगम हुआ है, जैसे डॉक्टर, कॉलेज, ऑफिस। इस काल में हिंदी पूर्णतया वियोगात्मक भाषा बन गई है। इसके व्याकरण का मानक रूप काफ़ी सुनिश्चित हो गया है। हिंदी जहाँ संस्कृत के अतिरिक्त अरबी फारसी में काफ़ी प्रभावित रही है, वहीं प्रेस, रेडियो और सरकारी कामकाज में अंग्रेजी का अत्यधिक प्रयोग होने के कारण हिंदी की वाक्य रचना और मुहावरे, लोकोक्तियों में अंग्रेजी का बहुत प्रभाव पड़ा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी को सरकारी कामकाज की राजभाषा बनाने तथा विज्ञान, वाणिज्य आदि में प्रयोजनमूलक कार्य करने के कारण इसकी पारिभाषिक शब्दावली में अत्यधिक वृद्धि हुई है और अभी भी हो रही है। इस प्रकार शब्द संपदा के समृद्ध होने से हिंदी अपनी अभिव्यक्ति में अधिक समर्थ और गहरी होती जा रही है। प्रश्न नंबर 1 का उत्तर समाप्त हुआ। अब हम हैं अपने प्रश्न नंबर 2 पर, जिसमें हम दूसरा विकल्प लेंगे। तो प्रश्न है, संप्रेषण कौशल के प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। उत्तर, संप्रेषण कौशल 4 प्रकार के होते हैं: श्रवण, अभिव्यक्ति, वाचन और लेखन। श्रवण सुनना और वाचन पढ़ना निष्क्रिय कौशल माने जाते हैं, जबकि अभिव्यक्ति मौखिक या बोलना तथा लेखन लिखना सक्रिय कौशल माने जाते हैं। सक्रिय कौशल में विचारों को व्यक्त करने में अधिक सक्षम है। आइए संप्रेषण कौशल के प्रकारों पर दृष्टि डालते हैं। श्रवण कौशल, इसका संबंध श्रोता से है। विचार या प्रत्यय, कॉन्सेप्ट के आधार पर ध्वनि प्रक्रिया के द्वारा जो शब्द बिंब उच्चारण अवयवों के माध्यम से ध्वनित होता है, वे ध्वनि तरंगों के द्वारा श्रोता तक पहुंचता है। इस प्रक्रिया में श्रोता की कर्णेंद्रिय उन ध्वनि तरंगों को ग्रहण करके ध्वनिक बिंब के रूप में परिवर्तित करती है। तत्पश्चात श्रोता के मन में विचार या संकेत उत्पन्न होता है। इससे ही श्रोता को बोध होता है। वास्तव में इस प्रक्रिया का प्रारंभ एवं अंत विचार या प्रत्यय से ही होता है। एक ओर अभिव्यक्ति का साधन वाक इंद्रिय है तथा दूसरी ओर बोध या ग्रहण का साधन कर्णेंद्रिय है। वक्ता ने कुछ भाव प्रकट किए और श्रोता ने उसे उसी रूप में ग्रहण किया। इस प्रकार बोलते हुए जो ध्वनियाँ सुनाई देती हैं, उन्हें पहचानना और समझना श्रवण कौशल है। इस प्रक्रिया की तुलना वायरलेस और टेलीग्राम, टेलीविज़न आदि से भी की जा सकती है। इन इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों में ध्वनियों को विद्युत तरंगों के माध्यम से भेजा जाता है। सांकेतिक भाषा कोड वर्ड्स के द्वारा प्रेषित ध्वनियाँ ग्रहण किए जाने पर पुनः सांकेतिक रूप में परिवर्तित होती हैं और अपने अर्थ को अभिव्यक्त करती हैं। अभिव्यक्ति और बोध की यह प्रक्रिया भाषा की मूल प्रक्रिया है। इसी से भाषा संचालित होती है। संदेश का आवागमन ही इस प्रक्रिया का कार्य है। यही भावना का आदान प्रदान है। दूरदर्शन के द्वारा हम कर्ता की ध्वनियों के साथ उसकी आकृति, फिगर को भी ग्रहण करते हैं। अभिव्यक्ति कौशल, इसका संबंध वक्ता से है। इसमें वक्ता मौखिक रूप से बोलने का कौशल प्राप्त करता है। इसे मौखिक अभिव्यक्ति अथवा भाषण कौशल भी कहते हैं। यह कौशल कठिन कौशल है। इस कौशल का विकास करने के लिए भाषा में प्रयुक्त ध्वनि व्यवस्था और वाक्य संरचना पर अधिकार करना होता है।
भाषा विज्ञान की दृष्टि से भाषा के दो अनिवार्य तत्व होते हैं, वक्ता एवं श्रोता। किसी व्यक्ति को देखकर वक्ता के मन के कुछ भाव उत्पन्न होते हैं, वक्ता के मन में कुछ भाव उत्पन्न होते हैं जिनको वक्ता अभिव्यक्त करना चाहता है। इसके लिए भाषा का आश्रय लिया जाता है। सर्वप्रथम वक्ता के मन में विचार आता है कि हम प्रत्यय कॉन्सेप्ट कहते हैं। विचार को बिंब में परिवर्तित किया जाता है, तत्पश्चात उसे वांगपत्र द्वारा ध्वनित किया जाता है। यही भाषा का अभिव्यक्ति पक्ष है। वाचन कौशल इसमें व्यक्ति की भूमिका निभाता है। यहाँ भाषा का लिखित रूप आधार का काम करता है। इसे शिक्षार्थी पढ़कर ग्रहण करता है। वस्तुतः भाषा का मूल रूप उच्चारित होता है, लेकिन इसे लिपिबद्ध कर पाठ के रूप में संयोजित किया जाता है। मुद्रित रूप भी लिपिबद्ध रूप का एक प्रतिनिधि है। वस्तुतः अक्षरों के प्रत्यय हमारे मस्तिष्क में क्रमबद्ध होकर एक चित्र का निर्माण करते हैं। हम उसका मन या सस्वर उच्चारण करते हैं। ये क्रिया, जिसमें शब्दों के साथ साथ अर्थ ध्वनि भी निहित है, वाचन कहलाती है। इसमें हस्तलिखित और मुद्रित सामग्री का वाचन बहुत महत्वपूर्ण होता है। वाचन में मुख्यतः दो बातें होती हैं, एक वर्णों और शब्दों को पहचानना और लिखित आधार पर अर्थ ग्रहण करना। लिपि चिन्हों की पहचान होने पर ही शब्द की पहचान संभव होती है। वस्तुतः शब्दों के पारस्परिक संबंधों की जानकारी के आधार पर अर्थ ग्रहण संभव होता है। इसमें दृश्य ग्रहण, यूजुअल परसेप्शन की आवश्यकता होती है। कैथरीन ओकॉनर के मतानुसार वाचन या पठन वे जटिल अधिगम प्रक्रिया है जिसमें दृश्य श्रव्य सर्किटों का मस्तिष्क के अधिगम केंद्र से संबंध होता है। लिखित भाषा के ध्वन्यात्मक पाठ को मौखिक पठन अथवा वाचन कहते हैं, किंतु बिना अर्थ ग्रहण किए गए पढ़ने को पठन नहीं कहा जा सकता। अर्थ ग्रहण आवश्यक है। अर्थ ग्रहण किस सीमा तक होता है, ये पाठनकर्ता के ज्ञान एवं कौशल पर निर्भर करता है। लेखन कौशल दृश्य चिन्हों में अंकित ध्वनियों के अक्षर प्रतीकों में अंकित करना लेखन है। इसमें व्याकरण के अनुसार और तार्किक ढंग से लिपि, वर्तनी आदि को लिखा जाता है। अच्छे लेखन कौशल हेतु अभ्यास और ज्ञान की आवश्यकता होती है। लेखन दो प्रकार का होता है, एक रचना और दो श्रुतलेख। रचना लेखन भी दो प्रकार का होता है, एक नियंत्रित रचना और दो मुक्त रचना। नियंत्रित लेखन में कहानी सुनाकर लिखना, किसी विषय के बिंदु बताकर लिखना है, जबकि मुक्त रचना में पत्र, निबंध, सारांश आदि का स्वतंत्र लेखन है। श्रुत लेखन भी लेखन के अंतर्गत आता है, जिसमें किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बोले गए वाक्यों, पाठ आदि को लिखना होता है। वास्तव में लेखन अथवा रचना का सर्वोत्तम रूप निबंध है। निबंध में विचार और भाषा की कसावट होना अपेक्षित है। निश्चित क्रम से जुड़े हुए शब्द और वाक्य और तर्कपूर्ण ढंग से विचार व्यक्त करना ही आदर्श लेखन है। विषय के अनुकूल भाषा और विचारों में सामंजस्य होना अपेक्षित है। सरस, सरल, सहज और मुहावरेदार भाषा निबंध लेखन के आवश्यक अंग हैं और यही लेखन को प्रभावशाली बनाते हैं। दोस्तों, दूसरे प्रश्न का उत्तर यहाँ समाप्त हुआ। हमने दोनों प्रश्नों के उत्तर लगभग 800 शब्दों में पूरे किए हैं। खंड ए का भी यहाँ समाप्त हुआ। अब हम हैं खंड खा पर, जिसके हर प्रश्न का उत्तर हमें 400 शब्दों में देना है। तो खंड खा का पहला प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 3 है, रचना के आधार पर वाक्य के प्रमुख भेदों पर विचार कीजिए। उत्तर, रचना के आधार पर वाक्य के मुख्य 3 भेद हैं। पहला, सरल या साधारण वाक्य। दूसरा, संयुक्त या यौगिक वाक्य। तीसरा, मिश्र या जटिल वाक्य। सरल या साधारण वाक्य, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो उसे सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे मोहन सेब खाता है, शीला बाजार जा रही है। संयुक्त या यौगिक वाक्य, जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल अथवा मिश्र वाक्य होते हैं वे संयुक्त वाक्य या यौगिक वाक्य कहलाते हैं। ये वाक्य योजकों द्वारा जुड़े होते हैं। योजकों से जुड़े होने पर भी ये 2 या अधिक वाक्य संयुक्त वाक्य के मुख्य और स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। मुख्य उपवाक्य अपने पूर्ण अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए किसी दूसरे उपवाक्य पर आश्रित नहीं रहते हैं। उपवाक्य होते हुए भी उनमें पूर्ण अर्थ का बोध होता है। इसके बीच असमानाधिकरण संबंध होते हैं और उसके उपवाक्य और तथा, अथवा, किंतु, लेकिन, परंतु,
इसलिए आदि समानाधिकरण योजक अवयवों से जुड़े होते हैं। जैसे पहला, बिजली थोड़ी देर के लिए आई है और वे चली गई। संयोजक क, बिजली थोड़ी देर के लिए आई और ख, वे चली गई। 2, आप चाय पिएंगे या कॉफ़ी। विभाजक क, आप चाय पिएंगे या ख, आप कॉफ़ी पिएंगे। 3, जल्दी चलिए अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। पश्चिम सूचक जल्दी चलिए अन्यथा ख, आपको बहुत देर हो जाएगी। मिश्र या जटिल वाक्य। मिश्र वाक्य में एक मुख्य या स्वतंत्र उपवाक्य और एक अधिक गौण या आश्रित उपवाक्य होता है। गौण उपवाक्य अपने पूर्ण अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए मुख्य उपवाक्य पर आधारित रहता है। मिश्र वाक्य के उपवाक्य की जो वे, जब, तब, जैसा, वैसा, क्योंकि आदि, तो आदि अधिकरण योजकों से जुड़े होते हैं। जैसे क, अध्यापक ने बताया कि कल स्कूल में छुट्टी होगी। ख, जो लड़का कमरे में बैठा है वे मेरा भाई है। ग, जब मैं छोटा था तब साइकिल खूब चलाता था। घ, जैसा मैं कहूँगा वैसा तुम करोगे। अड़, मोहन आज विद्यालय नहीं गया क्योंकि वह बीमार है। च, यदि इस बार वर्षा न हुई तो सारी फसल नष्ट हो जाएगी। उपर्युक्त वाक्यों में वाक्य का में अध्यापक ने बताया मुख्य वाक्य है और कल स्कूल में छुट्टी होगी आश्रित उपवाक्य है, जिसे की योजक से जोड़ा गया है। वाक्य खा में मेरा भाई है मुख्य उपवाक्य है और लड़का कमरे में बैठा है आश्रित उपवाक्य है। वाक्य ग में साइकिल खूब चलाता था मुख्य उपवाक्य है और मैं छोटा था आश्रित उपवाक्य है। वाक्य घ में तुम करोगे मुख्य उपवाक्य है और मैं कहूँगा आश्रित उपवाक्य है। वाक्य अड़ा में मोहन आज विद्यालय नहीं गया मुख्य उपवाक्य है, वे बीमार है आश्रित उपवाक्य है। वाक्य च में सारी फसल नष्ट हो जाएगी मुख्य वाक्य है और इस बार वर्षा न हुई आश्रित उपवाक्य है। इस प्रकार जिन उपवाक्यों में की, जो, जब, यदि, तो योजक अव्यय लगे हों वे आश्रित वाक्य हैं। प्रश्न 3 का उत्तर समाप्त। अब हम हैं प्रश्न नंबर 4 पर। लिंग विधान और लिंग परिवर्तन का विवेचन कीजिए। उत्तर 1, लड़का। 2, लड़की पढ़ रही है। 3, आदमी सो रहा है। 4, औरत सो रही है। उपर्युक्त वाक्यों में लड़का, लड़की, आदमी, औरत प्राणीवाचक संज्ञा पद हैं। इनमें लड़का और आदमी पुरुषवाची हैं तथा लड़की और औरत स्त्रीवाची। पुरुषवाची लड़का आदमी के अनुसार क्रिया रूप रहा है का प्रयोग हुआ है, जबकि स्त्रीवाची लड़की औरत के अनुसार क्रिया रूप रही है का प्रयोग हुआ है। प्राणीवाचक संज्ञा शब्दों में लिंग की पहचान उसके पुरुष या स्त्री होने के कारण आसानी से हो जाती है। अतः पुरुषवाची संज्ञा पद को पुल्लिंग और स्त्रीवाची संज्ञा पद को स्त्रीलिंग कहते हैं। कभी कभी इनके लिंग को स्पष्ट करने के लिए उनसे पहले नर या मादा जोड़ दिया जाता है, जैसे नरचीता, मादा चीता, नर मैना, मादा मैना। कुछ पदवाची संज्ञाएं उभयलिंगी होती हैं, जिन्हें संदर्भ के अनुसार पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों रूपों में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्रोफेसर, अधिकारी, डॉक्टर। इनके लिंग की पहचान वाक्य में क्रिया से होती है। प्रधानमंत्री कल अमेरिका जा रहे हैं, प्रधानमंत्री कल अमेरिका जा रही हैं। लिंग परिवर्तन। संज्ञाओं के लिंग विद्यमानों के लिए कोई निश्चित नियम तो नहीं है, जिसका ज्ञान भाषा व्यवहार से ही होता है। फिर भी कुछ प्रत्ययों को जोड़कर पुल्लिंग के स्त्रीलिंग रूप बनाए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए 1, अकारांत और अकारांत पुल्लिंग को इकारांत कर देने से स्त्रीलिंग बन जाता है। अ, आ और ई, देव, देवी, लड़का, लड़की, घोड़ा, घोड़ी। अ, आ, इया, बंदर, बंदरिया, चूहा, चूहिया, बूढ़ा, बुढ़िया, कुत्ता, कुतिया। 2, व्यवसाय बोधक पुल्लिंग शब्दों के अंतिम स्वरों का लोप करके उनमें कहीं इन, कहीं आइन और कहीं आनी प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग रूप बनाए जाते हैं। अ, इन, सुनार, सुनारिन, कुम्हार, कुम्हारिन। अ, आइन, ठाकुर, ठकुराइन, पंडित, पंडिताइन। आ, आइन, लाला, लालाइन। ई, इन, माली, मालिन, धोबी, धोबिन। बड़ी ई, आइन, हलवाई, हलवाइन। अ, आनी, सेठ, सेठानी, नौकर, नौकरानी। 3, कुछ पुल्लिंग शब्दों में मुख्य प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग रूप बनाए जाते हैं, जैसे अ, नी, मोर, मोरनी, शेर, शेरनी। अ, आ, अध्यापक, अध्यक्ष, अध्यक्षा, प्रियतम, प्रियतमा। अक, इका,
अध्यापक अध्यापिका बालक बालिका, वान मान वती मति, सौभाग्यवती सौभाग्यवती, श्रीमान श्रीमती। 4. कुछ पुल्लिंग और उनके स्त्रीलिंग रूपों के लिए अलग अलग शब्द मिलते हैं, जैसे पुरुष स्त्री, आदमी औरत, राजा रानी, वर वधू, माता पिता। 5. कुछ मूल शब्द स्त्रीलिंग हैं, उनमें पुल्लिंग शब्द उनसे पुल्लिंग शब्द बनते हैं, जैसे भेड़ भेड़ा, जीजी जीजा, भैंस भैंसा, बहन बहनोई। अप्राणी वाचक संज्ञाओं में लिंग विधान के लिए कोई निश्चित नियम नहीं है, परंपरा और कोश से ही लिंग का निर्धारण किया जाता है। प्रश्न नंबर 4 का उत्तर समाप्त हुआ। अब हम हैं अपने प्रश्न नंबर 5 पर। स्वर वर्णों की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। उत्तर: उपरोक्त विवरण के आधार पर यदि स्वर की विशेषताओं को चिन्हित करने का प्रयास किया जाए तो वे निम्न होंगे। ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, इनका उच्चारण अवरोध रहित होता है, इनका उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता आवश्यक नहीं, इनका उच्चारण देर तक किया जा सकता है, ये व्यंजन वर्णों के उच्चारण में सहायक होते हैं, स्वर के उच्चारण में ध्वनि पूरे मुख विक्त विवर में गूंजती हैं। जिस तरह स्वरों के लिए कहा गया है कि उनका उच्चारण बाधा रहित होता है, इस तथ्य के विपरीत हमें व्यंजन के लिए सर्वप्रथम ये समझना चाहिए कि उनका उच्चारण बाधा रहित नहीं होता। व्यंजन के उच्चारण में मुख से बाहर निकलने वाली वायु के मार्ग में बाधा पड़ती है। दरअसल उच्चारण अवयवों अर्थात जिह्वा एवं निचले ओष्ठ द्वारा मुख के विभिन्न उच्चारण स्थलों पर वायु के मार्ग को अवरुद्ध कर इनका उच्चारण संभव होता है। मुख्य विवर के ऊपरी अंग, जिनमें ऊपरी ओष्ठ, दांत एवं वर्त्स, तालु, मूर्धा, कोमल तालु, कंठ एवं स्वर यंत्र हैं, ये उच्चारण स्थल हैं जिन पर उच्चारण अवयव यानी जिह्वा एवं निचले ओष्ठ अपने परिचालन द्वारा अवरोध उत्पन्न कर भीतर से आती प्राणवायु को रोकते हैं। जब अवरोध अक्षांश का ही होता है और अवरोध के बाद झटके से हवा मुख विवर से बाहर निकलती है, जिसमें उच्चारण संभव हो पाता है। इस कोटि में वर्णमाला के का से लेकर हा तक सभी वर्ण शामिल हैं। इनकी कुल संख्या 33 है। व्यंजन वर्णों के संबंध में एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि उनका उच्चारण स्वतंत्र नहीं होता, इनका उच्चारण स्वरों की सहायता से ही संभव हो पाता है। यही नहीं, प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अस्वर की ध्वनि अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई होती है। अस्वर के बिना इन्हें उच्चारित नहीं किया जाता। जैसे यदि हम क, ख, ग, घ या किसी भी अन्य व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो वे क जमा अ का, ख जमा अ खा, ग जमा अ गा, घ जमा अ घा यानी अ के संयोग से ही उच्चारित होता है। स्वर रहित व्यंजन को हलंत से प्रदर्शित किया जाता है। हलंत के लिए मूल व्यंजन अ स्वर रहित व्यंजन के साथ जिसके नीचे तिरछी लगाई जाती है, इस रेखा को हल कहा जाता है या तथा अस्वर रहित व्यंजन जैसे क, ख, ग, घ को हलंत कहा जाता है। इस तरह हल लगाने का अभिप्राय है कि व्यंजन में स्वर वर्ण का पूरी तरह अभाव है। इस तरह से स्वर रहित व्यंजन को आधा व्यंजन कहने का भी सामान्य चलन है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यदि व्यंजन वर्ण को परिभाषित करने का प्रयास किया जाए तो कहा जा सकता है कि व्यंजन उन वर्णों को कहा जाता है जिनका उच्चारण स्वतंत्र न होकर स्वर वर्णों पर आश्रित है एवं जिनके उच्चारण में वायु मुख में किसी न किसी रूप से बाधित होती है। प्रश्न नंबर 5 समाप्त। अब हम अपने प्रश्न नंबर 6 पर। सर्वनाम और उसके प्रमुख प्रकारों को रेखांकित कीजिए। उत्तर: 1. मोहन मेरा भाई है। 2. मोहन 10वीं कक्षा में पढ़ता है। 3. मोहन अपनी कक्षा में प्रथम आता है। उपर्युक्त एक वाक्य में 3 उपवाक्य में 3 उपकारक हैं। 1, 2 और 3 उपवाक्यों में मोहन का प्रयोग 3 बार हुआ है। मोहन शब्द का बार बार आना अस्वाभाविक लगता है। यदि इन तीनों को निम्नलिखित रूप से लिखा जाए तो यह भाषा की प्रकृति के अनुसार होगा और स्वाभाविक भी लगेगा। मोहन मेरा भाई है, वह 10वीं कक्षा में पढ़ता है, वह अपनी कक्षा में प्रथम आता है। बाद के वाक्यों में मोहन के स्थान पर वह पढ़कर पद का प्रयोग हुआ है। यहाँ संज्ञा मोहन के स्थान पर जिस शब्द वह का प्रयोग हुआ है वह सर्वनाम है। अतः जिस शब्द या पद का प्रयोग सभी प्रकार के नामों अर्थात संज्ञाओं के लिए अथवा उनके स्थान पर होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। इस प्रकार भाषा में सहजता, स्वाभाविकता,
संक्षिप्तता, सुंदरता, सरलता तथा सुविधा लाने के लिए सर्वनाम का प्रयोग होता है। बोलने वाले व्यक्ति के नाम के स्थान पर मैं, हम सर्वनामों का प्रयोग होता है। जिस व्यक्ति में बात की जा रही है उसके नाम के स्थान पर तू, तुम, आप सर्वनामों का प्रयोग होता है और जिसके संबंध में बात की जा रही है उसके नाम के स्थान पर ये, वह, वे सर्वनाम का प्रयोग होता है। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। सर्वनामों को आप अपनी मोबाइल स्क्रीन से देख सकते हैं। एक ट्री डायग्राम बनाकर हमने सर्वनाम के प्रकारों को यहाँ पर दिखाया है। अब हम एक एक करके सभी सर्वनामों के बारे में पढ़ेंगे। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी पुरुष के लिए प्रयोग में आता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वे। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष, बात करने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं, जैसे मैं, हम। मध्यम पुरुष, जिससे बात कही जाए वह मध्यम पुरुष है, जैसे तू, तुम, आप। ग, अन्य पुरुष, जिसके संबंध में बात कही गई हो वह अन्य पुरुष है, जैसे वे, ये। बहुवचन के लिए तुम, आप, वे, ये का प्रयोग आदर सूचक एक वचन के रूप में होता है। इसलिए आप, वे, ये के साथ लोग शब्द लगा दिया जाता है। जैसे लोग, हम के साथ लोग लगा देते हैं, जो सही नहीं है, जैसे तुम लोग कहाँ थे। आप लोग भोजन कीजिए, वे लोग चले गए, हम लोग अभी स्कूल आए हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी वस्तु या निश्चय का बोध हो वे निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, जैसे ये, वे, ये और वे। दोस्तों, खंड खा के सभी प्रश्न अब समाप्त हो गए हैं। हम अपने तीसरे और अंतिम खंड गा पर हैं, जिसके सभी प्रश्नों के उत्तर 200 शब्दों में देने हैं। प्रश्न नंबर 7, मूल स्वर क्या है? उत्तर, जो स्वर ना अग्र रेखा के समीप है ना पश्च रेखा के, मूल स्वर कहलाते हैं। छोटा आ, बड़ा आ ऐसे ही स्वर हैं। नागरी लिपि में मात्रा पद्धति है। ये मात्राएं स्वरों के चिन्ह होती हैं। जब कभी कोई व्यंजन किसी स्वर के साथ आता है तब उसके साथ पूरा स्वर नहीं लिखा जाता है, केवल स्वर की मात्रा लिखी जाती है। मात्रा स्वर समरूप ग्रेफीम कही जाती है। हिंदी स्वर ध्वनियों में प्रथम 6 स्वर और उनकी मात्राएं इस प्रकार हैं। स्वर आ, विवरण हस्व अ जैसे अनार, मात्रा डैश। स्वर बड़ा आ, दीर्घ आ जैसे काम, मात्रा बड़ी ई। बड़ा आ। छोटी ई हस्व ई जैसे जिन, छोटी ई की मात्रा। बड़ी ई, दीर्घ ई जैसे जीत, बड़ी ई की मात्रा। ड ह हस्व उ जैसे कुल, छोटे ऊ की मात्रा। बड़ा ऊ, दीर्घ ऊ जैसे कूल, बड़े ऊ की मात्रा। द्विस्वर, नीचे दिए गए 4 स्वर द्विस्वर कहलाते हैं। स्वर ए, विवरण अ जमा बड़ी ई जैसे मेल, मात्रा छोटे ए की मात्रा। स्वर बड़ा ए, विवरण छोटा आ जमा ए जैसे कैसा, मात्रा बड़े ए की मात्रा। स्वर बड़ा ओ, विवरण अ जमा ऊ जैसे गोल, मात्रा बड़े ओ की मात्रा। बड़ा ओ, अ जमा छोटा ओ जैसे कौन, बड़े ओ की मात्रा। संधि में चारों द्विस्वरों का प्रयोग सहज ही देखा जा सकता है। अ की स्थिति, स्वर आ की कोई मात्रा नहीं होती। ये हर व्यंजन में के अनुसार होता है, जैसे प बराबर प जमा आ, शुद्ध व्यंजन प्लस जमा स्वर भाग। क्वेश्चन नंबर 8 यानी प्रश्न संख्या 8, प्रकार्य के आधार पर भाषा के प्रमुख रूपों का परिचय दीजिए। उत्तर, उपभाषा सब लैंग्वेज। कुछ विद्वानों ने कुछ बोलियों के उपवर्ग को उपभाषा कहा है, जैसे बिहारी उपभाषा में भोजपुरी, मैथिली और मगही बोलियों का एक वर्ग है, लेकिन ये वर्गीकरण भ्रामक और गलत है। इसमें व्याकरणिक समानता और परस्पर बोधगम्यता तो काफ़ी हद तक मिल सकती है, किंतु जातीय अस्मिता के कारण इसमें भिन्नता है। ख, साहित्यिक भाषा, लिटरेसी लैंग्वेज वे भाषा का आदर्श रूप है जिसका प्रयोग साहित्य रचना, शिक्षा आदि में होता है। ये प्राय परिनिष्ठित होती है, किंतु
साहित्यिक भाषा कभी कभी सामान्य भाषा के नियमों को तोड़ती है। विशिष्ट चयन संयोजन से ये विशिष्ट भाषा बन जाती है। ग, व्यावसायिक भाषा, लैंग्वेज फॉर कॉमन यूज एंड ट्रेड। वे भाषा, ये भाषा व्यवसाय व्यापार में प्रयुक्त होने के लिए विशेष रूप धारण करती है। ये प्राय औपचारिक एवं अनौपचारिक और तकनीकी या अर्ध तकनीकी होती है। ये लिखित और मौखिक दोनों रूपों में प्रयुक्त होती है। इसकी व्यवसाय या व्यापार संबंधी अपनी विशिष्ट शब्दावली और संरचना होती है। घ, कार्यलिपि भाषा, ऑफिशियल यूज। कार्यालयी भाषा, ऑफिशियल यूज। इस भाषा का प्रयोग कार्यालयों, निकायों, कंपनियों, प्रशासन आदि में होता है। ये मानक भाषा पर आधारित तो होती ही है, लेकिन शब्दावली तथा संरचना में अंतर मिल सकता है। अड़, राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज। ये सरकार और जनता के बीच प्रयुक्त होने वाली भाषा है। ये प्राय परिनिष्ठित और मानक होती है। ये देश में अधिक बोले जाने वाली भाषा होती है। च, राष्ट्रभाषा, नेशनल लैंग्वेज। राष्ट्र की प्रतिष्ठा का प्रतीक राष्ट्रभाषा होती है। इसे राष्ट्रीय स्तर पर गौरवमय स्थान प्राप्त होता है, जो राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का होता है। सहायक भाषा, व्यक्ति अपने समुदाय में दूसरी भाषा के ज्ञान को सहायक भाषा के रूप में कहता है। जैसे हिंदी और संस्कृत। हिंदी का प्रयोग करते हुए व्यक्ति को कभी संस्कृत की भी सहायता लेनी पड़ती है। आधुनिक भाषा, जिसका प्रयोग आधुनिक काल में हो रहा है, जैसे हिंदी, मराठी, बंगला, अंग्रेजी, फ्रेंच। प्राचीन भाषा, जो प्राचीन काल से प्रयुक्त हुई हो, जैसे संस्कृत, ग्रीक, लैटिन, हिब्रू, तमिल। प्रश्न संख्या 9, आंगिक संप्रेषण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। आंगिक संप्रेषण। उत्तर, आंगिक संप्रेषण से तात्पर्य है शब्द रहित संदेश या प्रेषण। शब्द रहित संदेश भेजने और प्राप्त करने की प्रक्रिया में से ये सिद्ध होता है कि शाब्दिक भाषा ही संप्रेषण का एकमात्र साधन नहीं है। संप्रेषण के अन्य साधन भी हैं। आंगिक संप्रेषण को शारीरिक चेष्टाओं, हाव भाव, स्पर्श, हैप्टिक संप्रेषण, शारीरिक भाषा, बॉडी लैंग्वेज, भाव भंगिमा, चेहरे की अभिव्यक्ति या आंखों के संपर्क से भी अभिव्यक्त किया जा सकता है। आवाज़ या ध्वनि के अंतर्गत समांतर भाषा नामक अवाचित तत्व समाविष्ट होते हैं। इसमें आवाज़ की गुणवत्ता, भावना, बोलने के तरीके आदि के साथ ही ताल, लट, आलाप, आरोह, अवरोह एवं तनाव जैसे छंद शास्त्र संबंधी लक्षण भी शामिल है। नृत्य भी शाब्दिक, अशाब्दिक या आंगिक संप्रेषण की ही एक शैली है। यद्यपि हम सर्वत्र नृत्य का उपयोग नहीं कर सकते, किंतु साहित्य संस्कृति के अंतर्गत नृत्य एक सशक्त आंगिक संप्रेषण है। इसी तरह लिखित पाठ में भी अशाब्दिक तत्व होते हैं, जैसे हस्तलेखन तरीका, शब्दों का स्थान संबंधी व्यवस्था या इमोटिकॉन का प्रयोग आंगिक संप्रेषण के लिए। अवांछित संप्रेषण, वाचेतर संप्रेषण, अशाब्दिक संप्रेषण या शब्देतर संप्रेषण आदि शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं। आंगिक संप्रेषण या अशाब्दिक संप्रेषण अधिकतर अनियंत्रित संकेतों पर आधारित होते हैं। अलग अलग संस्कृतियों के अनुसार ये पृथक पृथक हो सकते हैं। दोस्तों, 9वें प्रश्न का उत्तर समाप्त हुआ। अब हमें 10वें और अंतिम प्रश्न पर, अन्विति क्या है स्पष्ट कीजिए। उत्तर, अन्विति से अभिप्राय ये है कि संबद्ध शब्दों के लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि में एक रूपता हो। हिंदी वाक्यों में कर्ता या कर्म के साथ, क्रिया या संज्ञा के साथ सर्वनाम का संबंध या संबंधों से विशिष्ट के साथ विशेषण का अन्वय होता है। कर्ता और कर्म के साथ क्रिया का अन्वय। उपर्युक्त अन्वितियों में से कर्ता या कर्म के साथ क्रिया की अन्विति सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और कदाचित जटिल भी। हिंदी में संज्ञा पद का प्रयोग 2 रूपों में होता है, एक अविकारी और दूसरा विकारी। अविकारी रूप में परसर्ग नहीं होता, जब हम विकारी में परसर्ग होता है। हिंदी में कर्ता या कर्म के साथ क्रिया को अन्वित करके समय निम्नलिखित नियमों पर ध्यान रखना पड़ता है। 1. यदि वाक्य में कर्ता और कर्म दोनों अविकारी हों, अर्थात कर्ता के साथ ने आदि परसर्ग और कर्म के साथ को आदि परसर्ग ना लगा हो, तो क्रिया के लिंग, वचन आदि कर्ता के अनुसार होंगे। जैसे क, मोहन दूध पीता है। ख,
शीला दूध पीती है। ग, लड़कियां खाना बना रही हैं। और घ, लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं। इस नियम को आरेख द्वारा इस प्रकार समझा जा सकता है। कर्ता कर्म, परसर्गी परसर्ग क्रिया, परसर्ग का अर्थ परसर्ग रहित है और प्लस परसर्ग का अर्थ परसर्ग सहित है। यदि वाक्य में केवल एक अभिकारी संज्ञा है तो वो क्रिया की अन्विति इस संज्ञा के अनुरूप होगी। दोस्तों, असाइनमेंट के सभी प्रश्नों के हल पूरे हुए, यानी असाइनमेंट पूरा हुआ। आशा है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। हमारे चैनल को सपोर्ट और सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो के साथ।